11:45 की फ़्लाइट है भाई। 1820 की ये मार्केट है बनी हुई पासा बारू। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं जकार्ता पहुंच गया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा जकार्ता। तो भाई जकार्ता की वाइब्स हैं ये। सुबह सुबह 9 बज रहे हैं इस टाइम पे ना। लोग ऑफिस वगैरह के लिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन है मेरी ना राइट साइड में। मैं अभी निकला हूँ बाहर होटल से। ये ओल्ड जकार्ता है, मतलब ओल्ड सिटी बोल देते हैं इसको ना। और अब जा रहा हूँ भाई मैं जकार्ता के सबसे ऐतिहासिक जगह पर। यह है जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम। इस म्यूजियम को डच शासन के समय पर बनाया गया था, जो कंट्रोल किया जाता था डचीज के द्वारा। और आज ये जगह हिस्ट्री से भरी हुई है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं अब। सो फाइनली गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम के। और ऑनेस्टली जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो ना, ऐसा लगता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके 300 साल पीछे आ गए हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिल्डिंग ओरिजिनली डच कॉलोनियल टाइम की है। उस टाइम इस जगह को बताविया कहा जाता था। ये जो आज का जकार्ता है, यह वही प्लेस था जहाँ से पूरा सिटी गवर्न किया जाता था। अभी मैं जिस हॉल में खड़ा हूँ ये मेन हॉल है। यहाँ पर डच गवर्नर्स बैठते थे, मीटिंग्स होती थी। आप यहाँ का फर्नीचर देख सकते हो, प्योर लकड़ी का है, हैवी रॉयल फील देता है। ये सिर्फ फर्नीचर नहीं है, ये पावर का सिंबल था उस टाइम का। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ आपको पुराने मैप्स देखने को मिलेंगे। ये मैप्स दिखाते हैं कि जकार्ता कैसे इवॉल्व हुआ। बताविया से लेकर आज के मॉडर्न सिटी तक। ऑनेस्टली ये मैप्स देखकर आपको रियलाइज होगा कि सिटीज भी टाइम के साथ बदलती हैं। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और यही है इस म्यूजियम का सबसे इंटेंस पार्ट। और यह जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है अंडरग्राउंड प्रिजन सेल्स। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। इमेजिन करो, छोटे छोटे कमरे, ऑलमोस्ट नो लाइट, नो वेंटिलेशन। कई लोग यहाँ बीमार पड़ जाते थे और कुछ लोग तो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। यहाँ खड़े होकर आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है, थोड़ा डार्क, थोड़ा हैवी, जैसे ये दीवारें अभी भी स्टोरी सुना रही हूँ। ये आदमियों की जेल थी और ये बोला जाता है कि भाई अभी भी ना उन आदमियों की आत्मा ना यहाँ पे घूमती है और वो रिवेंज लेती है। पहले जेल के अंदर आता है। इंडोनेशियंस नहीं आते भाई इसके अंदर, मेरे जैसे बहादुर लोग ही आते हैं बस। इधर भी है क्या? ये है। ओके, नो लाइट, नथिंग। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम से बाहर। और अब मैं आ गया हूँ बाहर। और ये जो जगह आप देख रहे हो, ये है फताहिल्ला स्क्वायर, जकार्ता ओल्ड टाउन का हार्ट। ये पूरा एरिया कभी डच कॉलोनियल टाइम में मेन सेंटर हुआ करता था। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, अनाउंसमेंट्स होती थी और पब्लिक एक्टिविटीज होती थी। पर आज के टाइम में यह जगह पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यहाँ आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस मिलेंगे, लेकिन रात के टाइम में। तो भाई सारे म्यूजियम विजिट कर लिए हैं। 10 बज गए। अब 10 बजे के बाद ना स्कूल के बच्चे वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं इधर ना। तो भाई 1 घंटे में नहीं उठा दिया मैंने सारा कुछ। जकार्ता कोता कोलाबरासी। और अब आ गया हूँ भाई मैं पासर बारू एरिया में। और ये पासर बारू एरिया जो है भाई, ये जकार्ता में फेमस है मिनी इंडिया के नाम से, क्योंकि हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो भी इंडिया से रिलेटेड है। लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स या इंडियन ट्रेडिशनल शॉप। इधर तो भाई दिवाली सेल लगी हुई है। तो भाई अब हम इंडोनेशिया के करोल बाग में आ गए हैं। ये देखो बॉम्बे टेक्सटाइल। ये भाई आगे महाराजा। ये हरिओम टेक्सटाइल भाई। आई थिंक इट्स साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो भाई ये जो मार्केट थी बड़ी पुरानी है, देख लो 1820 की ये मार्केट है बनी हुई पासा बारून। आप नाम भी देख रहे होगे, यहाँ पे इंडियन है, पिंकी टेक्सटाइल्स वगैरह, गणेशा, मुंबई, बॉलीवुड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अब बारी थी भाई गुरुद्वारा विजिट करने के लिए जकार्ता में, जिसको सिख टेम्पल भी बोलते हैं। तो भाई जकार्ता का ये गुरुद्वारा साहिब मेनली इंडियन सिख कम्युनिटी ने बनाया था, जो कई सालों से यहाँ बिजनेस और ट्रेड के लिए सेटल हैं। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर भी है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, प्रेयर्स करते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ लंगर सर्व होता है जो हर किसी के लिए फ्री होता है, बिना किसी भेदभाव के। सिखिज्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इक्वलिटी, सर्विस एंड ह्यूमैनिटी।
और ऑनेस्टली किसी भी कंट्री में जाओ, अगर वहाँ गुरुद्वारा मिल जाए तो एक अलग ही अपनापन फील होता है। तो भाई गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक और जगह पे जिसका नाम है इस्तिकलाल मॉस्क। बहुत बड़ा सिंगल टॉल टावर है भाई, पूरा स्ट्रक्चर मैसिव और ग्रांड है। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क या मस्जिद इसको बोलते हैं। तो भाई अब मैं क्विक फैक्ट्स आपको इस मॉस्क के बारे में बता देता हूँ। दिस मॉस्क वाज बिल्ट आफ्टर इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस। और इस्तिकलाल मॉस्क जो इसका नाम है, इस्तिकलाल का मतलब होता है फ्रीडम, मीन्स आज़ादी। और भाई इस मॉस्क का हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे 10 या 20 हजार लोग नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और भाई ये मॉस्क साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क भी बोला जाता है इसको। और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस मॉस्क को विजिट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इस मॉस्क को विजिट करने के लिए कोई चार्जेस भी नहीं है। अगर आप मुस्लिम रिलीजन से हो तो यहाँ पे आप अपनी प्रेयर भी कर सकते हो, जिसको नमाज अदा करना बोलते हैं। और भाई इसी मॉस्क के सामने है ये एक ब्यूटीफुल कैथोलिक चर्च जो 1901 में बनाया गया था। प्योर यूरोपियन गोथिक स्टाइल जो जकार्ता में इसे बिल्कुल अलग बनाता है। और ये चीज़ दिखाती है यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग कितनी पीसफुली साथ रहते हैं। यही है इंडोनेशिया की रियल ब्यूटी। तो गाइज मॉस्क को विजिट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ जकार्ता के सबसे आइकॉनिक एरिया में, जिसका नाम है मोनास यानी नेशनल मॉन्यूमेंट के पास। और आज यहाँ का सीन भाई थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे रियल मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स, आर्म ट्रक्स और साथ में इंडोनेशियन एयरफोर्स के जवान। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि कंट्री की स्ट्रेंथ और प्रिपरेशन। यहाँ पर लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, फैमिलीज भी आई हुए हैं, लोकल्स भी आए हुए हैं। यहाँ सब आकर इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जकार्ता में भाई अगर आप लकी हो तो ऐसे किसी इवेंट को पार्टिसिपेट कर सकते हो जैसा कि मैं आज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस और भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है भाई। हिस्ट्री, पावर और पब्लिक एनर्जी हमें सब एक साथ देखने को मिलता है। भाई अब सीधा जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, टाइम बहुत कम बचा है, उसको गाड़ी भी वापस करनी है। और भाई यहाँ पे जाम इतना रहता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आ गया भाई एयरपोर्ट पे, चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया और सिक्योरिटी होगी, इमिग्रेशन रह गया। इमिग्रेशन पे जाता हूँ, 5 मिनट पहले ही पहुँचा हूँ, इतना जाम था। ये सामने काउंटर है भाई इमिग्रेशन का, वहाँ पे यहाँ पे जाना है। अब जब मैं आया था तब भी कोई स्टैंप नहीं लगी और अब मैं इमिग्रेशन क्लियर करके गया हूँ। बस इलेक्ट्रॉनिक्स अपना पासपोर्ट स्कैन करवाया है और उसने फेस स्कैनर ले लिया, उसी में हो गया सारा कुछ काम। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं अब एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। बोर्डिंग पास मेरे पास है। तो भाई मेरी फ्लाइट है जकार्ता से वापस बैक टू इंडिया न्यू दिल्ली की, बट इट्स नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट। तो भाई मुझे मुंबई में कुछ घंटों का लेओवर है, उसके बाद मुंबई से मेरी आगे की फ्लाइट है दिल्ली के लिए। जकार्ता टू मुंबई, देन मुंबई टू न्यू दिल्ली। तो भाई फाइनली रात के बज रहे हैं 9:50 और मुंबई एयरपोर्ट पे आ गया हूँ भाई। अब यहाँ से अगली फ्लाइट है दिल्ली की, वो चेक करता हूँ, शायद 2-3 घंटे का लेओवर है भाई। मुंबई का एयरपोर्ट तो यार अभी 10 बजे है, सब शांत सा पड़ा हुआ है देखना। जकार्ता से मुंबई वाली फ्लाइट में ना जो ज़्यादातर पैसेंजर थे वो लोकल इंडोनेशियन ही थे और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो बहरीन, जेद्दा, दुबई, दोहा इधर जा रहे थे ना। 11:45 की फ्लाइट है भाई। तो भाई फिर से आप मुंबई से दिल्ली की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ वापस से एयरक्राफ्ट में, तो उतरता हूँ अब भाई दिल्ली पहुँच के। तो भाई इसी के साथ मेरी इंडोनेशिया की 10 दिन की रोड ट्रिप समाप्त होती है। मैं आ गया हूँ दिल्ली में। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलता हूँ मैं आपको एक नई कंट्री में अगली वीडियो में।